तो आगे स्टार्ट करते हैं अभी एसिडिक रेन की बातें। बारिश की बूंदें जो गिरती है उनकी बातें करेंगे अभी। तो वास्तव में उनकी पीएच निकालने बैठोगे तुम, मान के चलो बारिश हो रही है, ठीक है ना, और तुम गए छत पे और अपना लिटमस पेपर लेके गए, है ना, बारिश छम 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 छम, अरे ये नहीं सर, इधर वाला, बारिश हो रही छम 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 छम। तुमने यहाँ पर लिटमस पेपर लेके गए, लिटमस पेपर लगाया, है ना। तो अगर तुमने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेके गए, अगर तुम्हारा वो रेड हो जाता है ना, तो समझ लेना कि बारिश है वो एसिडिक बारिश हो रही है, ठीक है ना। पर ये समझ लेना कि नॉर्मल पीएच, अच्छा चलो आगे कहानी बताऊंगा तुमको, अभी थोड़ा सा इतना मत समझो, ज़्यादा मत समझ लेना। तो चलो बातें करते हैं, स्टार्ट करना चलो स्टार्ट करें, अच्छी सी कहानी को एक बुनते हैं एक तागे में, तो समझ में आएगा तुम्हें एसिडिक रेन की पूरी थ्योरी को। चलो आओ, जब बात करते हैं, तुमने गाड़ी चलाई, है ना, और गाड़ी चलाने के साथ साथ धुआं निकाला गाड़ी ने, ठीक है ना। तो गाड़ी ने जब धुआं निकाला, तो गाड़ी ने जैसे ही धुआं निकाला तो उसमें ऑक्साइड होने वाले बहुत सारे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होने वाले, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होने वाली, बहुत सारी गैसेज होती हैं। उसमें सल्फर की भी ऑक्साइड रहेंगे, उसमें नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड रहेंगे। सल्फर का मेन ऑक्साइड SO3 रहने वाला है और नाइट्रोजन का मेन ऑक्साइड N2O5 रहने वाला है। ये ऑक्साइड भी जब तुम गाड़ी चला के लेके जाओगे कहीं ना कहीं फ्यूल के अंदर, तो वो रहने वाले, है ना। तुम्हें पता है कि फ्यूल का जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके NO बनाते हैं, थोड़ी देर पहले आया था पहले वाली वीडियो में। चलो, तो यहाँ पर ये कहानियाँ हैं, तो ये दो ऑक्साइड तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, एक तो SO3 और एक है N2O5। तुम्हें पता है कि SO3 को जब पानी में मिला दिया जाता है तो वो बना देता है H2SO4, अपना ऑक्सी एसिड। ऐसे ही बात करें N2O5 जिसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसको अगर पानी में मिला दिया जाता है तो वो बनाता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। सबको पता है, जब भी कोई एनहाइड्रस होता है उसको पानी में मिलाएंगे तो वो अपना ओइक मतलब ऑक्सी एसिड बना लेता है। सल्फर SO3, नाइट्रोजन N2O5, दोनों को पानी में डालो, पानी में डालते क्या होगा, ये कहानी बदल जाएगी। अब सुनना जरा, जैसे ही तुमने व्हीकल चलाया, व्हीकल चलाते ही जो ऑक्साइड बने वो ऑक्साइड ऊपर जाएंगे हवा के अंदर, क्यों गैसीय फॉर्मेट बनेंगे, जैसे SO3 हो गया, जैसे कि N2O5 हो गया, ये ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो मान के चलो बारिश, बादल इनको मिल जाए, बादल में पानी होता है, बादल में जैसे ही पानी होगा तो जैसे पानी के बादल के साथ रिएक्शन करेंगे तो एनहाइड्रस अपना क्या बना लेंगे, ऑक्सी एसिड, और ये ऑक्सी एसिड बना लेगा, है ना। तो बादल एसिडिक हो जाएगा, और बादल जब बरसेगा तो एसिडिक रेन का बारिश होगी नहीं होगी, सिंपल सी बात है, जब एसिडिक रेन की बारिश होने वाली है। चलो, अगर मैं बात करूं सर एसिडिक रेन नहीं हो रही है, एसिडिक रेन की बारिश नहीं हो रही है, तुम एक काम करो, बारिश नॉर्मल हो रही है पर वो एसिडिक रेन नहीं है ना। तो अगर तुमने छत पे गए, बारिश हो रही है पर एसिडिक रेन नहीं है, तुम लिटमस पेपर को लेके जाओगे ना, तो वो भी ब्लू को रेड कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं बता देता हूँ तुमको ये बात कि वास्तव में जो कोई भी बारिश हो, रेन के वाटर का नॉर्मल रेन है ये, है ना, नॉर्मल पीएच ऑफ रेन वाटर, ये याद रखना कितनी होती है, 5.6। अगर 5.6 पीएच से नीचे पीएच आती है बारिश की, देन उस बारिश को बोला जाता है एसिडिक रेन, अदरवाइज वो नॉर्मल रेन ही बोला जाएगा। तो नॉर्मल रेन की पीएच कितनी रहेगी, 5.6, तो एसिडिक रेन की 5.6 से ज़्यादा। अच्छा सर ये बताइए कि वाटर की पीएच तो हमने कंसिडर करी थी 7, तो यहाँ पर बारिश की पानी को पीएच कम करने, 7 से 5.6 करने में किसका योगदान है, तो वो भी बताऊंगा तुमको, टेंशन ना लो। पर अगर 5.6 से कम करने में इन सब का योगदान है, यही मेन कंटेंट है जो एसिडिक रेन बनाएंगे। चलो आओ सर ये बताओ कि हमें 7 से 5.6 नॉर्मल बारिश का पानी ये पीएच करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सुनना। जब नॉर्मली क्या होता है, अपने ग्रीन हाउस गैसें देखिए, इसमें CO2 गैस मेन कंटेंट होती है। अच्छा CO2 होगी, CO2 भी वाटर के साथ रिएक्शन कर सकती है ना, तो वो H2CO3 बना सकती है। जैसे कि ये रहा, वाटर ने CO2 के साथ रिएक्शन करी, ये बादल के पानी है, किसके पानी है, बादल के पानी।
है ना। और बादल के पानी ने CO2 इन्वायरमेंट के CO2 के साथ रिएक्शन करके कौन सा एसिड बना दिया, कार्बोनिक एसिड। क्या कौन सा एसिड बना दिया, कार्बोनिक एसिड। और ये होता है एक वीक एसिड, सबको पता है ये क्या होता है, वीक एसिड। धीरे धीरे टूटेगा, धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, मालिक सिंचे सो बड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ऋतु आएगी जिस दिन, उस दिन फल हो गया, फल हो गया। देखो ये फल रहा और ये फल है H+, पर ये फल धीरे धीरे आएगा। और यही H+ होगा जो नॉर्मल रेन होती है ना, उस रेन का pH 5.6 करने के लिए जिम्मेदार है, यही है। तो अगर कोई भी हालात में CO2 को तुम खत्म नहीं कर सकते, और कोई भी हालात में अगर तुम CO2 को खत्म नहीं कर सकते, तो बारिश का पानी का pH 5.6 से तक आ सकता है। तो 7 से, कोई पूछे कि 7 से 5.6 क्या ये नॉर्मल रेन का pH है? हाँ, 5.6 तक ले जाने में कौन जिम्मेदार है, तो पूछे तो बताना कार्बोनिक एसिड। कौन सी एनहाइड्रस जिम्मेदार है, तो बताना CO2। पर 5.6 से नीचे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये महाराज, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, नहीं होते, होते हैं। तो बस ये निपटा देंगे और pH लेके जाएंगे 5.6। अच्छा, ऊपर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, व्हेन द pH ऑफ रेन ड्रॉप बिलो 5.6 इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। और pH होगी बिलो 5.6। कहानी खत्म हो गई रे, अरे कहानी खत्म हो गई रे, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं कि सर क्या हो गया जिसकी वजह से फॉर्मेशन हो गया एसिडिक रेन का। कोई तरीका तो होगा, कोई केमिकल रिएक्शन चलती होगी वहाँ पर। तो हाँ, केमिकल रिएक्शन के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है एसिडिक रेन, और एसिडिक रेन को केमिकल फॉर्म में भी देख लेते हैं। जैसे तुमने गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाते ही एक ऑक्साइड पक्का बनेगा जिसका नाम होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। इसे बोला जाता है नाइट्रिक, क्या बोला जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड चला जाएगा किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में। और स्ट्रेटोस्फेयर में इसका सामना होगा ओजोन के साथ। और जैसे ही इसको ओजोन मिलेगा तो तुम्हें पता है क्या बोलेगा, दे मेरे को मेरा ऑक्सीजन, है ना, उधारी। ये बेकारी है बेचारा, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन +1 में स्टेबल नहीं, +1 से लेकर +4 के बीच में कहीं स्टेबल नहीं होता। तो +2 है ना, ये स्टेबल नहीं है। ये कहेगा ला दे मेरे को, बोला क्या, बोला ऑक्सीजन। तो ये ले जा, ऑक्सीजन दे दी इसको, और क्या बना दिया इसने, NO2। जैसे ही NO2 बनाया, ओजोन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, O2 में। चलो अब ये NO2 आगे रोल प्ले करने वाला है। जैसे ही NO2 वाटर के इसमें घुलेगा, किसके वाटर में, क्लाउड के। मानसून आने वाली है, बस मानसून आने वाले और बादल आने वाले, और बादल में भरपूर पानी है ना। और ये पोल्यूटेंट इंतजार कर रहे होते हैं, ठीक है ना, मानसून का। और जैसे ही मानसून आएगी, ये इसके अंदर रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करते क्या बना देगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और HNO2 क्या होगा, नाइट्रस एसिड। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अरे हाँ है ना, इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 में, और इसमें कौन सी में, 2 2 4 +3 में। समझा ये बात का। और इसमें कौन से में, +4 में। तो यहाँ से देखो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाई नहीं, दिखाई। जैसे इसने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करी, है ना, आगे बढ़ते हैं। NO2 आगे पार्टिसिपेट करने वाला है। NO2 क्या करेगा, ओजोन, अभी स्ट्रेटोस्फेयर में चल रहा है सब कुछ, बादल भी स्ट्रेटोस्फेयर में बनते हैं और यहीं पर। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में ये क्या करेगा, इस ओजोन इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और बना देगा क्या, HNO3, और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। तो साथ साथ में ये NO होता है ना, पोल्यूटेंट का काम करता है ना, तो पता है ओजोन को ख़त्म करने का काम भी करता है। और साथ साथ में एसिडिक रेन भी फॉर्म कर रहा है। देखो ये बन गया, ये बन गया। अब ये तुम्हें पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं है, हाँ, बादलों के पानी के साथ रिएक्शन करके ये बना दिया अपने स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा बारिश के साथ, बारिश की बूंदों के साथ, ड्रॉप के साथ, ये कम डाउन विद द रेन ऑन अर्थ। ये किसके साथ आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड, पानी की बूंदों के साथ नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। और इस टाइप की बारिश का pH 5.6 से नीचे होगा, और इस टाइप की pH के बादलों को एसिडिक बादल, और इस टाइप के रेन को एसिडिक रेन बोला जाता है। अच्छा क्या सर HNO3 ही जिम्मेदार है, ना 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 ना, इसके लिए कुछ चीज़ और भी जिम्मेदार है। दूसरा ऑक्साइड जो व्हीकल चलाने के दौरान SO3 भी बनता है। वैसे तो SO2 बनता है ना, SO2 वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ, जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन होती है ना, उसके साथ रिएक्शन करके SO3 बना लेगा। और यही SO3 तुम्हें पता है +6 ऑक्सीडेशन में एनहाइड्रस है, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये बादल का पानी है
है ना, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, H2SO4 बनाएगा, है ना। देखो ये H2SO4 बना लिया। अब जैसे ही H2SO4 बनेगा, ये भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये भी क्या करेगा, बारिश की बूंदों के साथ नीचे आएगा और बनाएगा एसिडिक रेन, ठीक है ना। अब एसिड की बारिश हो रही है, देख लो जरा, अरे हाँ है ना। अच्छा, इसके साथ स्मॉल अमाउंट में क्या डाला जाता है, स्मॉल अमाउंट में HCl भी आ सकता है, ठीक है ना, ये मत भूलना बस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखना स्मॉल अमाउंट में HCl भी होता है जो एसिडिक रेन के लिए जिम्मेदार होता है। तो कोई पूछे कि एसिडिक रेन के लिए जिम्मेदार कौन कौन है, H2SO4, HNO3 और स्मॉल अमाउंट में HCl, खत्म कहानी। ये दिमाग में बिठा लो अपनी एग्जाम तक। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो मेरे को एक चीज़ सामने आएगी, वो आता है अमोनियम सोल्ट। अच्छा, अमोनियम सोल्ट तो कई टाइप के होते हैं, है ना। अमोनिया के साथ अमोनिया बेस होती है, उसके साथ रिएक्शन हो जाए, जैसे कि ये है अमोनिया ये रहा बेस, इसके साथ HNO3 की रिएक्शन हो जाए, आज ही करवाई थी मैंने, है ना। तो क्या बन जाएगा, अमोनियम का सोल्ट बन जाएगा। और ये अमोनियम सोल्ट होता है ना, वास्तव में एटमोस्फेयर में धुंध बनाने के लिए काम आएगा। क्या बनाने के लिए, एटमोस्फेरिक हेज बनाने के लिए काम आएगा, एटमोस्फेरिक हेज बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो अमोनियम सोल्ट भी क्या होता है, ऑल्सो फॉर्म सीन एज ए एटमोस्फेरिक हेज, है ना। वास्तव में ये एरोसोल होते हैं और फाइन पार्टिकल होते हैं, मतलब अच्छे खासा साइज होता है इस एरोसोल का। अब सुनो, पानी की बूंदें जब नीचे आ रही होती है ना, उनके साथ साथ अमोनियम सोल्ट है। अब तुम्हें पता है पानी के अंदर सोल्ट डिजोल्व होता है, नहीं होता, होता है, क्योंकि उसका अल्फा कितना होता है, 1 होता है। जिसका अल्फा 1 होता है वो आसानी से डिजोल्व हो सकता है। तो ये अमोनियम सोल्ट होता है, वो पानी के साथ आसानी से डिजोल्व हो रहा है। मान के चलो ये बादल है, बादल बारिश कर रहा है, बारिश कर रहा है, जैसे ही बारिश करेगा यहाँ पर क्या होता है, अमोनियम सोल्ट पड़ा होता है ना। अमोनियम सोल्ट होगा, अमोनियम सोल्ट क्या होगा, बारिश की बूंदों के साथ डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व होकर कहाँ जाएगा, ज़मीन पे आ जाएगा। पहले तो ये एयर में था, अब ये डिपोजिट हो गया कहाँ पर है, ज़मीन पे, है ना। तो इस टाइप को डिपोजिशन को बोला जाता है वेट डिपोजिशन। क्या बोला जाता है, गीला होके, पहला तो गीला होगा, भीगेगा, है ना। पहले डुबकी लगाएगा किसके अंदर, बारिश की बूंदों के अंदर, और फिर धरती पे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि बारिश की बूंदें भी नीचे आ रही है ना। ऐसा है क्या बारिश की बूंदी हवा में रह जाएगी, नहीं, बारिश की बूंदी तो नीचे आएगी और उसके साथ उसको नीचे आना ही पड़ेगा। पहले गलती कर दी इसने, पहले तो ये गलती कर देगा, पहले तो ये मस्ती लेगा कि हाँ चलो स्विमिंग पूल में चलते हैं, है ना। वो गाना सुना है ना, स्विमिंग पूल में नहा के, आगे वाला तुम जोड़ लेना। तो हाँ, वो नमकीन हो गई वो। तो ऐसा सुनना, देखना कि होगा क्या, कि जैसे ही अमोनियम सोल्ट को बारिश की बूंदें दिखेगी और वो देखते कहेगा आज तो बात बन गई, पर वो भूल जाएगा इस बात को कि तू इसके अंदर अच्छे से डिजोल्व होता है, और ये जा कहाँ रही है, ये ज़मीन पे जा रही है। तो जो अमोनियम सोल्ट पहले एरोसोल था, अब वो डिपोजिट हो गया किस पे, ज़मीन पे। अरे हाँ है ना। तो देखो ये बारिश की बूंदें मैंने बना रखी है, ये नीचे आ रही होगी, अब ग्रेविटी के अंदर नीचे आएगी, तो तुम्हें पता है इसके अंदर बेचारा गलती कर देगा, स्विमिंग पूल में नहाएगा, स्विमिंग पूल में जैसे ही नहाएगा तो तुम्हें पता है नीचे आना पड़ेगा, और जैसे ही नीचे आएगा तो नमकीन बन जाएगा, क्योंकि खट्टा तो हो ही जाएगा ना एसिड का। हाँ, तो वही तो एरोसोल पार्टिकल के ऑक्साइड होंगे, अमोनियम सोल्ट, रेन ड्रॉप नीचे आएगा, और वेट, इस प्रकार के डिपोजिशन को बोला जाता है वेट डिपोजिशन। मतलब गीला होगा, गीला होकर डिपोजिट होगा, तो वेट डिपोजिशन बोला जाता है। अच्छा, इसी का दूसरा भाई तुम्हें बताता हूँ, SO2। SO2 गैस इन्वायरमेंट में मिलती है, नहीं मिलती, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होते हैं किसी सॉलिड या लिक्विड पे। और ये SO2 क्या होती है, गैस होती है, गैस ड्राई फॉर्म में होगी, है ना। तो ये SO2 सीधी डिपॉजिट हो जाएगी किस पे, या तो सॉलिड पे जैसे मिट्टी पे हो जाएगी, या फिर लिक्विड पे जैसे समुद्र की सतह पे, समझ रहे हो। तो इसे बोला जाता है ड्राई डिपोजिशन। और नीट से यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ये था कि ड्राई डिपोजिशन किसका होगा, SO2 का, और बोलेगा वेट डिपोजिशन किसका होगा, तो अमोनियम सोल्ट का। कहानी खत्म हो गई रे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि सर क्या ही हो, एसिडिक रेन हो रही है तो उससे अपन को नुकसान क्या है। अरे एसिडिक रेन हो रही है, उससे अपन को नुकसान क्या है, उसको तो पता चले कम से कम कि एसिडिक रेन हो रही है, उससे अपन को कोई नुकसान ही नहीं है, फिर क्या हो, दिक्कत है, होती रहे अपन को क्या, है ना। तो एसिडिक रेन से कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा जिसकी वजह से अपन उसको पढ़ रहे हैं। तो पहला नुकसान तो तुम्हें सांस लेने में दिक्कत आने लग रही है। सर सांस ऐसे क्या, पानी नासों में थोड़ी जाएगा, है पानी ऐसे रेस्पिरेशन में थोड़ी जाएगा, बारिश हो रही है ऐसे कैसे, तो वेपर फॉर्म तो होती है ना। जब बारिश होगी तुम्हें पता है रेनबो बनता है, रेनबो वेपर फॉर्म से बनता है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि बारिश होगी तब एनवायरनमेंट में बारिश होने के बाद में एयर ड्रॉप नहीं रहने वाली, हाँ रहने वाली है ना। उसी एयर ड्रॉप के अंदर पीएच कम रहने वाले। तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि ये रेस्पिरेशन में जाएगी, और रेस्पिरेशन में जाएगी तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स करने वाले, डिस्कॉर्ड नहीं है रे, है ना, ये सही कर लेना, डिसऑर्डर
ह्यूमन एंड एनिमल दोनों में निपटा देगा। जो सांस लेगा उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। ख़त्म मतलब मारेगा नहीं, ऐसा तुम ख़त्म कर देगा उसको, ख़त्म कर दिया गया, मार दिया गया, ना 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 ना। रेस्पिरेटरी डिजीजेस होने लग जाएगी, जैसे अस्थमा, एम्फाइसेमा, ये सारे, है ना, ये सारी होने से चाहिए। अब मान के चलो, अब तुम्हें एक कहानी और बताता हूँ, सुनना। बारिश हो रही है और वो भी एसिडिक बारिश। तुमने पानी इकट्ठा करा टंकी में, ऊपर वाली में, क्योंकि तुम्हें पता है ना, यहाँ पर तो ठीक है, महाराष्ट्र में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, पर कुछ जैसे राजस्थान के अंदर हो गया, वहाँ पर पानी वानी की दिक्कत होती है। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि बारिश के पानी पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो वहाँ पर पानी को वो क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि अगर जब सूखा पड़े तो वो काम आ जाए पानी, ठीक है। तो इकट्ठा करेंगे तो बड़ी टैंक बनाना पड़ेगा, और टैंक बना के उसमें पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। अच्छा, तुम सपोज करो कि तुमने बारिश हो रही है, तुमने ऊपर वाली टंकी को खोला पानी वाली को, और तुमने उसमें एसिडिक, मतलब तुम्हें नहीं पता कि वो एसिडिक पानी है, तो तुमने क्या किया, उसको इकट्ठा कर लिया। मान के चलो एसिडिक बारिश हुई है ना, बारिश कैसी हुई है, एसिडिक हुई है। और जैसे ही बारिश एसिडिक हो गई, सुनना ज़रा अच्छे से, वो पानी क्या आ गया, टंकी में आ गया, और टंकी कनेक्ट है तुम्हारी पाइप से, घर के अंदर पाइप लगती है ना, उसके अंदर। और जैसे ही वो पाइप के अंदर कनेक्ट है, और पाइप बनती है या तो लोहे की, है ना, या कॉपर की, या बनेगी आजकल प्लम्बस, पीबी। आजकल जो प्लास्टिक की पाइप होती है ना, वो प्लास्टिक की नहीं होती, वो किसकी होती है, पीबी की बनी होती है, प्लम्बस की बनी होती है, लीड की, ठीक है ना। तो वहाँ से पुराने ज़माने में आयरन की बनी होती थी। आजकल इसको कन्वर्ट क्यों कर दिया सर, क्योंकि तुम्हें पता है आयरन धीरे धीरे रस्ट हो जाता है, रस्ट होने की वजह से वो ख़त्म हो जाता है, तो पाइप 4-5 सालों के अंदर बदलनी पड़ती है। आजकल तुम्हें पता है घर बनाते हैं तो अंदर ही फिट करते हैं उसके, है ना, तो अंदर फिट करते हैं, तो बार बार उनको गली हुई पाइप को बाहर थोड़ी निकालेंगे, ठीक है। तो वास्तव में ये हैवी मेटल होते हैं, क्या होते हैं, हैवी मेटल होते हैं। अब सुनना, मान के चलो तुमने बारिश का पानी इकट्ठा किया टंकी में, टंकी से पानी कहाँ जाएगा, पाइप में, और पाइप में जैसे पानी आएगा तो पाइप में ये देखो एसिडिक पानी दिख रहा है तुमको, दिख रहा है, ये पानी इसके अंदर मान के चलो पड़ा रहता है, लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा, तो क्या होगा, मान के चलो ये एफ का है या फिर पीबी का है ये पाइप, या फिर कॉपर का है, तो ये डिजोल्व होके कहाँ जाएगा, वाटर के अंदर आ जाएगा। ये जो आयन है वो मेटल किस में आ जाएगा, डिजोल्व होके, और वही पानी अपन पी लेंगे। भाई नल खोलेंगे, टैप खोलेंगे, टैप खोलने के बाद में क्या होगा, पानी आएगा, है ना, जो नल से पानी आएगा उसी को अपन पी लेते हैं, है ना। तो अपन ने जब पी लिया, नहीं सर हमारे फिल्टर है, ओ हो, अरे मैं नॉर्मल केस बता रहा हूँ, फिल्टर वाले लोगों शांत रहे ना। तो देखना यहाँ पर होगा क्या, ये हेवी मेटल है, और हेवी मेटल मिक्स विद वाटर, है ना, और वो क्या होगा, तुम्हारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे धीरे, है ना, क्योंकि एक्सक्रीशन नहीं होता, वो कोई ना कोई फिर लंबे टाइम के बाद में वो कोई ना कोई ऑर्गन को फेल करने के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। अच्छा सर ये कहानी तो समझ में आई, तो ये डैमेज बिल्डिंग को डैमेज करेगा। ताजमहल डैमेज हो रहा है ना, ताजमहल बिल्डिंग ही तो है, ठीक है, नहीं सर विश्व धरोहर है, तो विश्व धरोहर तो है, उसके साथ कोई बिल्डिंग भी तो है। बिल्डिंग में क्या होता है, बिल्डिंग को देखो, ये एग्जाम्पल देख लेना, है ना, ये एसिडिक रेन की वजह से हुआ है ना, तो ये बिल्डिंग को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है ना। एसिडिक रेन की वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं करा जाती है ना, तो वो एसिडिक रेन जहाँ हो रही होती है वहाँ पर बिल्डिंग कुछ ही सालों के अंदर ख़त्म हो सकती है, ठीक है। दूसरा, जैसे ही तुम्हें पता है कि एसिडिक रेन हुई, है ना, और एसिडिक रेन का पानी तुम्हें पता है शहरों में आता है, शहरों से वो कहाँ पर चला जाता है, आसपास की जो लेक होती है ना, जो तालाब होता है उसके अंदर चला जाता है। अब तालाब के अंदर तुमने पहले तो अच्छा पानी था, पर अभी एसिडिक बारिश हुई। एसिडिक बारिश किसकी वजह से हुई तुम्हें पता है, इंसानों की वजह से हुआ। अगर इंसान धुआं नहीं करेंगे, धुआं नहीं करेंगे चारों तरफ, तो क्या होगा, एसिडिक रेन होगी नहीं। एसिडिक रेन नहीं होगी तो कुछ चीज़ें सुरक्षित रहेगी, ठीक है। अब मान के चलो, सुन लो अभी अच्छे से, अभी एसिडिक रेन हुई है, ठीक है। ज़्यादातर एसिडिक रेन वहाँ होती है जहाँ पर इंडस्ट्री होती है, जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, है ना, और जहाँ पर ज़्यादा एकदम होता है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वहाँ होता है, ठीक है। जैसे मथुरा, बताऊँगा तुम्हें थोड़ी देर बाद में, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा सपोज करो कि अभी अभी एसिडिक रेन हुई है अपनी सिटी में, और सिटी में एसिडिक रेन होने के बाद में तुम्हें पता है पानी कहाँ चला जाता है, छोटे छोटे तालाबों में, जैसे आपने रामबाला तालाब में चला जाता है पानी, है ना। तो अच्छे से समझना, तो होगा क्या कि वहाँ पर मान के चलो तालाब अगर बड़ा होता है तो वहाँ पर मछलियाँ भी होती है छोटी छोटी, है ना, उसके अंदर और भी जीव रहते हैं, तो वो अपना एक एक्वेरियम बनाते हैं ना, उसे बोला जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है ना। जैसे अपन ने भी अपना एक इकोसिस्टम बना रखा होता है ना, जैसे पानी में भी एक इकोसिस्टम होगा, इकोसिस्टम जहाँ पर चारों ओर लेन देन चलता रहे, है ना, तो वहाँ पर पानी के अंदर जो रहेगा एक्वेरियम टाइप का, तो वो रहेगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। और वास्तव में एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है ना, वो एसिडिक रेन की वजह से डैमेज होता है, क्योंकि तो
तो एसिडिक रेन हुई है तो तालाबों में पानी जाएगा और तालाब का भी पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पीएच कम होगा तो तुम्हें पता है ना अच्छे से, समझना जरा इस बात को। अगर पीएच कम हो गया तो क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट आने वाले हैं, है ना, इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम खत्म हो सकता है, वहाँ की मछलियाँ खत्म हो सकती है। दूसरा आगे चलते हैं, हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर एंड प्लांट के लिए हार्मफुल है। कैसे, सुनना अच्छे से। जैसे कि मान के चलो कि अभी बारिश हुई है और बारिश में तुम्हें पता है एसिडिक पानी, एसिडिक है। जैसे मान के चलो ये ज़मीन है, ज़मीन में एक पौधा उग रहा है इधर, ठीक है। अब यहाँ पर इसने तुमने न्यूट्रिएंट डाल दिए, क्या डाल दिए, न्यूट्रिएंट डाल दिए, खाद वाद डाल दी, ठीक है। अब जैसे तुमने खाद वाद डाली इसके अंदर, है ना, जैसे तुमने यहाँ पर खाद वाद डाली, खाद वाद डालने के बाद में एसिडिक रेन होगी। एसिडिक रेन होने के तुरंत बाद क्या होता है तुम्हें पता है, एसिडिक वाटर में ये आसानी से डिजोल्व होते हैं, जो तुमने मिनरल्स डाले ना, और वो ज़मीन के पानी ज़मीन की निचली सरफेस में जाएगा, और पानी निचली सरफेस में जाएगा तो जो न्यूट्रिएंट तुमने दिए ना वो भी निचली सरफेस में चले जाएंगे और पौधों की जड़ों से पहुँच से दूर चले जाएंगे, और पौधों की जड़ों के पहुँच से दूर चले जाएंगे। तो तुम ये बताओ मेरे को कि पौधों को न्यूट्रिएंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिएंट के अभाव की वजह से मर जाएंगे। एग्रीकल्चर पे भारी नुकसान देखने को मिलेगा। अरे हाँ यार, अगर ज़मीन का जहाँ एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर एसिडिक रेन हो जाए तो भारी नुकसान देखना पड़ता है। एग्रीकल्चर डिक्रीज कर जाएगा, एग्रीकल्चर का जो फायदा होता है ना वो डिक्रीज कर जाएगा, फसलें इतनी अच्छी नहीं उगेगी, ठीक है। ये कहानी होगी इसके नुकसान। और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ताजमहल। अब ताजमहल पे एसिडिक रेन का क्या असर होता है, देखना ताजमहल पे एसिडिक रेन का क्या असर हो रहा है वो देखना। अब सब जानते हैं कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में, है ना। और आगरा से 60 किलोमीटर दूर है अपना मथुरा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते थे, ठीक है। अब मथुरा में आजकल क्या कर रखा है, ऑयल की रिफाइनिंग के लिए इंडस्ट्री खोल रखी है। ऑयल की रिफाइनिंग के लिए ये देखो इंडस्ट्रियाँ खोल रखी है, ऑयल रिफाइनिंग की है। उनसे ये धुआं निकल रहा है ना, ये धुआं जो निकल रहा है, इन धुएं में मेन कंटेंट रहता है SO2। कौन रहता है, SO2। और स्मॉल अमाउंट में क्या रहता है, NO2 भी रहता है, ठीक है। अब तुम्हें पता है ये रिएक्शन आई थी SO2 वाली, एसिडिक रेन बनाना, SO2 और ये NO2, ये तुम्हें पता है ना। थोड़ी देर में वाटर, मानसून आते ही वाटर के साथ रिएक्शन करके HNO3 बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या होगा, अब देखो देखो ऐसा है, ये इंडिया है, ये थोड़ा अच्छा बनाता हूँ वो, इंडिया का मैप तो ढंग से बनाओ सर, ये थोड़ा बढ़िया बनाता हूँ, एक मिनट को क्या बना लेता हूँ। अच्छा सा बन जाए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ये है ना, ये इंडिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है मथुरा, यहाँ पर है मथुरा, और यहाँ पर है अपना आगरा, ठीक है। यहाँ पर आगरा है। तो मानसून आता है ना वो इधर से इधर जाता है, मानसून आता है वो इधर से आता है। तो पहले मानसून कहाँ पहुँचेगा, मथुरा में, और उसके बाद में कहाँ पहुँचने वाला है, आगरा में, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो जब भी मानसून जाता है कहाँ से, साउथ से जाएगा और नॉर्थ की साइड, है ना। तो नॉर्थ की साइड जाएगा तो मथुरा में पहले पहुँचेगा और उसके बाद में पहुँचेगा आगरा में। पर मथुरा में तुम्हें पता है ऑयल की रिफाइनिंग फैक्ट्री है, और वहाँ से रिलीज हो रहा है बहुत अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में SO2 एंड NO2, वो हवा में है। अब मानसून का इंतजार कर रहे हैं, कब मानसून आए, कब मानसून आए, कब मानसून आए। जैसे ही मानसून आई उनके बादलों के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया इन्होंने, देखो ये SO2 रिएक्शन करेगा एयर के साथ और बनाएगा SO3, और SO3 पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2SO4। अरे हाँ है ना। और H2SO4 क्या होगा, बारिश के साथ बरसेगा नीचे, और जब एसिड बरसेगा तो उस टाइप की बारिश को बोला जाता है एसिडिक रेन, है ना। ये बर्स किसकी वजह से रहा है, मथुरा की वजह से। और किस पे बरस रहा है, आगरा पे, है ना। और आगरा पे अपनी विश्व धरोहर है ताजमहल। ताजमहल में बना होता है मार्बल का, बताया था ना, मार्बल राजस्थान से लाया गया था, है ना। CaCO3, मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, H2SO4 के साथ, एसिडिक रेन के H2SO4 के साथ, और ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट, H2 एंड CO2 गैस रिलीज होगी। और जैसे ही तुमने कभी प्रैक्टिकल करा होगा लैब के अंदर, अगर तुमने गलती से H2SO4 छूट गया हो या HNO3 छूट गया हो हाथ से, तो वहाँ की मार्बल का कलर येलो हो जाता है। तो धीरे धीरे ये भी येलो हो जाएगा, है ना। तो इसकी खूबसूरती क्या हो रही है, कम हो रही है ना। मार्बल को ये ख़त्म कर रहा है, इस टाइप के को रिएक्शन को बोला जाता है मार्बल कैंसर, ठीक है। और मार्बल का ये कैंसर ही एक टाइप का। तो एसिडिक रेन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज, एसिडिक रेन की वजह से ताजमहल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है ना। जैसे एक होता है खूबसूरत, जैसे वाइट दांत टिथ, है ना। एक होता है येलो टिथ, ज़्यादा खूबसूरत कौन से लगेंगे, वाइट, है ना। येलो टिथ ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेंगे। तो ये देखो
समझ सकते हो ना। तो ताजमहल की खूबसूरती धीरे धीरे गायब हो जा रही है, किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझें उससे पहले तुम्हें मैं कुछ बातें बता देता हूँ। ये है अपनी प्यारी धरती, है ना, और यही धरती अर्थ की कुछ हाइट पे बहुत सारी गैसें अपनी डेंसिटी के हिसाब से अरेंज हो जाती हैं। वहाँ पर होती है बहुत सारी गैसें, जैसे CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O, ओजोन, ठीक है, H2O वेपर। ये एक लेयर में एग्जिस्ट हो जाते हैं। वहाँ पर जाके एक ऊपर की साइड एक मोटा लेयर बना लेंगे, और वास्तव में वो होती है ग्रीन हाउस गैसेस। ये सारी की सारी क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस उन्हें कहा जाता है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करें। क्या करें? ग्रीन हाउस इफेक्ट को वो पैदा करें। अच्छा सर, ये बताइए कि ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी गैस ज़्यादा होगी और कौन सी गैस कम होगी? तो मैं बताता हूँ, सुनो। ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा होती है CO2 60%, मीथेन होता है 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है 14%, और N2 होता है 6%। N2 नाइट्रस ऑक्साइड, अरे हाँ या ना, इसे बोला जाता है N2 को बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। अब सुनना जरा, इसके साथ साथ ये तो तुम जब NCERT पढ़ोगे ना बायोलॉजी की, तो उसमें तो इतना सा दे रखा है, पर जो तुम केमिस्ट्री की NCERT पढ़ोगे तो उसमें 2 और दे रखे हैं, ओजोन एंड H2O वेपर। केमिस्ट्री की NCERT में ओजोन और H2O वेपर दोनों दे रखे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री ग्रीन हाउस गैसेस कितनी है? CO2 1 2 3 4 5 6 है। और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी तो ये कितनी है? 1 2 3 4 है। तो बायोलॉजी में अगर क्वेश्चन पूछे तो ये, अगर केमिस्ट्री में पूछे तो ये। समझ में आएगा? दोनों के डाउट मैंने यही क्लियर कर दिए। अब सर ये बताइए कि ये इससे तो क्या ही करती है जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो जाता है? अच्छा सर, ये बताइए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ये ठीक है, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बोलते हैं और क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो इसकी कहानी को समझने के लिए अपन को जानना पड़ेगा थोड़ा सा पहाड़ी इलाकों में। थोड़ा हिली एरिया होता है ना, हिली एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर करना थोड़ी सी मुश्किल वाली बात होती है। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए थोड़ा सा तरीका, क्यों सर मुश्किल बात क्यों है? क्योंकि तुम्हें पता है ज़मीन के ऊपर क्या जमीन होती है? बर्फ जमी होती है। ज़मीन पे बर्फ जमी होगी तो ज़मीन पे बर्फ जमी होगी तो बर्फ पे थोड़ी पौधे उगाओगे तुम, एग्रीकल्चर करोगे। कम से कम ज़मीन तो दिखनी चाहिए नीचे वाली, ये मिट्टी तो दिखनी चाहिए। तो इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसको बर्फ़ को पिघलाना पड़ेगा। तो बर्फ़ को पिघलाने के लिए तुम्हें पता है क्या करते हैं? वो कांच के छोटे छोटे घर बना देते हैं। कांच के जब छोटे छोटे घर बनाएंगे ना, और घर के अंदर क्या करते हैं? अब कांच के अंदर छोटे छोटे घर बना दिए, मान के चलो ये कांच का छोटा सा घर बना दिया यहाँ, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होगा? लाइट आ तो जाएगी पर बाहर नहीं निकल पाएगी। सर क्यों नहीं निकल पाएगी? वो थोड़ी देर बाद में समझेंगे, है ना। लाइट अंदर तो आ जाएगी पर ट्रैप होकर रह जाएगी। एक ही बार में देखो, एक रे ने कई बार, है ना, कई बार टकराएगी पर बाहर नहीं निकल पा रही है। बाहर नहीं निकलेगी तो बताओ, इस जो रूम का टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। इस रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो नीचे वाली बर्फ़ है ज़मीन वाली, उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पानी में कन्वर्ट होकर यहाँ से निकल जाएगी और नीचे की तरफ ज़मीन दिखने लग जाएगी, और नीचे की तरफ ज़मीन दिखने लग जाएगी तो उस पर पौधे उगाए जा सकते हैं, प्लांट उगाए जा सकते हैं, उस पर एग्रीकल्चर की जा सकती है। इसका मतलब ग्रीन मतलब पेड़ पौधे, हाउस मतलब छोटे छोटे घर बनाना। इस टाइप के छोटे छोटे घर बना के एग्रीकल्चर करने की प्रोसेस और इस इफेक्ट को ही क्या हुआ जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये तो होता है आर्टिफिशियल है, और ऐसा ही नेचर भी करती है। ऐसा कौन करती है? अपनी नेचर भी करती है। और नेचर कैसे करेगी? देखना, ये अपनी ज़मीन है, ये क्या है? अपनी ज़मीन है, और ज़मीन से ऊपर उसने क्या बनाया? कांच का घर बनाया। कांच का घर कैसे बनाया उसने? कांच का घर, इसके कांच का घर बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? CO2, है ना, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O, ओजोन एंड H2O वेपर, है ना। ये भी वही काम करती है जो पहाड़ी इलाकों में ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर जो कांच होता है ना वो करता है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर जो कांच जो काम करता है ना, वही काम कौन करता है? अपनी अर्थ के चारों ओर ये ग्रीन हाउस गैसेस करती है, वो एक कांच का काम करेगी। इसके अंदर लाइट आ तो जाएगी सन की, पर वो बाहर है नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो ट्रैपिंग हो जाएगी, ट्रैपिंग हो जाएगी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अर्थ का ये लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इसे बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोला जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब अर्थ, ग्लोब मतलब समझना, ग्लोब अर्थ, है ना, और वार्मिंग मतलब गर्म होना। पूरा ग्लोब क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, इसे बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है। सर ऐसा तो क्या ही हो गया जिसकी वजह से सन की लाइटें एक बार अंदर आने के बाद में ट्रैप हो जा रही हैं? तो सुनना अच्छे से, सन है अपना
सन होता है वो बहुत टाइप की लाइट निकालता है, तुम्हें पता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, बहुत सारी रेज होती हैं। अच्छा, सन कौन कौन सी रेज को निकाल सकता है तो मैं बता देता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू 0 से लेकर लैम्डा इज इक्वल टू इन्फिनाइट, मतलब वेवलेंथ 0 से लेकर इन्फिनाइट की सारी वेवलेंथ निकालने के लिए जिम्मेदार है अपना सन। ठीक है, अब ये जो सन से आने वाली सारी लाइट होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर बोला जाता है वाइट लाइट। मैंने बोला था ना कलर वाइट दिखेगा, कलर वाइट दिखेगा, वो किसकी वजह से दिखेगा, वाइट लाइट की वजह से दिखेगा। समझ में कहानी बात। ये आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिट तक का। अब देखो ये अपने एटमॉस्फेयर में घुसेगा, एटमॉस्फेयर को घुसेगा तो इसको कौन मिलेगा, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, ठीक है ना, इसमें बहुत सारी गैसेस है, ठीक है ना। अब बहुत सारी लाइट आ रही है साथ में मिलके 0 से लेके इन्फिनिट तक की, ये इसको मिलेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इसको अंदर जाने देगा, क्यों जाने देगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसे ये अर्थ से टकराएगी सारी लाइट, है ना, तो सारी लाइट जैसे टकराएगी तो बहुत सारी लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, अर्थ क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी ज़मीन पे, है ना। पर ये एक लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जिसका नाम होता है इंफ्रारेड, IR, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, है ना, तो ये इंफ्रारेड निकल रही है, ठीक है ना। पर इंफ्रारेड को अब ये जाएगी वापस, रिफ्लेक्ट होगी, अर्थ से रिफ्लेक्ट होगी एटमॉस्फेयर में जाएगी वापस। एटमॉस्फेयर में इसकी मुलाकात होगी किसके साथ, ग्रीन हाउस गैसेस के साथ, और ये कहेगी कि मेरे को बाहर जाने दो, पर ये मना कर देगा। क्यों मना कर देगा, बोलेगा आई कार्ड दिखाओ, बोलेगा क्या, आई कार्ड दिखाओ, और आई कार्ड इसके पास है नहीं। सर आते वक्त कैसे आई, तो आई कार्ड तो उसको आते वक्त भी नहीं होगा, जब ये सन से आ रही थी तो इसमें इंफ्रारेड थी नहीं थी, पर आते वक्त तुम्हें पता है क्या हुआ, भीड़ में आ गई बाकी सारी लाइट के साथ, है ना, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इन सब के साथ क्या आ गई, भीड़ में आ गई। पर जाते वक्त ये अकेली है। अब अकेली होगी तो जान चेकिंग तो होगी, आते वक्त तो क्या होगा, चलाक थी इसमें घुस के आ गई भीड़ में, है ना। भीड़ में क्या होता है, किसी चोर को पकड़ना मुश्किल होता है ना, तो यहाँ इंफ्रारेड क्या होता है, हाई एनर्जी वालों के साथ ओवरलैप होके आ जाएगी, हाई एनर्जी वाली वेवलेंथ के साथ है ओवरलैप होके आ जाएगी, उसके ऊपर चढ़ के आ जाएगी। बोला कि ठीक है ये बैरियर तुम पार करा, आगे देखूंगी मैं, तो गलती से आ तो गई अंदर, है ना, एटमॉस्फेयर में, पर इसको क्या पता था कि बाकी सारी लाइट मेरा साथ छोड़ देगी एक दिन, है ना। तो यहाँ नीचे आते ही जैसे जैसे आया और यहाँ इसका साथ छोड़ दिया गया। किसने छुड़ाया, अर्थ ने। अर्थ ने क्या किया, बाकी सारी लाइट को अपनी तरफ खींच लिया, और किसको लात मारी, इंफ्रारेड को। इंफ्रारेड को जैसे ही लात मारी, इसको अकेला छोड़ दिया। अब ये मजबूरन ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी तो बोलेगा ग्रीन गैस के पास आते बोलेगा हाँ भाई कौन, बोला इंफ्रारेड, आई कार्ड दिखा। आई कार्ड इसके पास है नहीं, आई कार्ड नहीं है, तो चल भाग यहाँ से भगा देगा इसको। जैसे भगाएगा फिर कौन, अर्थ के पूछेगा, अर्थ बोलेगा अरे तेरे को अभी तो निकाला था यहाँ से, है ना, तो अर्थ इसको वापस से बाहर करेगी, क्योंकि अर्थ तो चाहती नहीं है कि मैं इसको एब्जॉर्ब करूँ, है ना। थोड़ी देर बाद में ये इसके पास जाएगा, फिर ऐसे ऐसे इसके पास मशक्कत करता रहेगा, तो देखो एक ही रे की वजह से क्या होगा, कई रे बन गई, है ना। समझ रहे मेरी बात को, इसकी वजह से क्या होगा, एक ही रे की वजह से हजारों वे बन जाएगी, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो सर ऐसा करो कि पूरी ही अपन ग्रीन हाउस गैसेज हटा दें, तो उससे क्या होगा, देखो पूरी अगर तुमने ग्रीन हाउस गैसेज हटा दी ना, तो आने वाली पूरी लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी ना, तो अर्थ का टेम्परेचर होगा ना वो माइनस में चला जाएगा, -100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, है ना। उस टेम्परेचर पे अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ये एक तरीके से तो वरदान है, पर अभी तुमने क्या किया, वरदान का गलत फायदा उठा रहे हो, है ना। इंसानों ने क्या किया, हमेशा वरदान का गलत फायदा उठाया है। इंसानों क्या किया गया है, अभी मोटरसाइकिल चलाते हैं, इंडस्ट्री डाली है, उसकी वजह से क्या हुआ है, CO2 के अमाउंट बढ़ गए पिछले कुछ सालों में, और CO2 के अमाउंट बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, ग्रीन हाउस जो गैस है ना उसकी लेयर बढ़ गई, और लेयर बढ़ने की वजह से पहले कुछ एक रे इंफ्रारेड की बाहर तो जा पाती थी, अब बिल्कुल भी नहीं जाने देता, तो अर्थ का टेम्परेचर कुछ सेंटीग्रेड 0.0 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। उसकी वजह से क्या हुआ तुम्हें पता है, नॉर्थ और साउथ पोल के ग्लेशियर होंगे और पिघल जाएंगे, और पिघलेंगे तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो समुद्र के किनारे बसने वाली सिटी होगी वो जलमग्न हो जाएगी, जल के अंदर बह जाएगी, तो उससे नुकसान होगा। यहाँ ना पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, बैठे रहना बाद में माथे के हाथ लगा गया, ठीक है। तो ये इंसानों की गलती ही इंसानों को मारने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो कम से कम पोल्यूशन ना करें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद।